क्या कभी सोचा है कि रोजमर्रा के वो छोटे छोटे काम जिन्हें हम अक्सर मतलब ध्यान भी नहीं देते, वही हमारी सबसे बड़ी सफलताओं की नींव बन सकते हैं? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? हाँ, पर ये बिल्कुल सच है। और आज हम इसी इसी गहरे राज को समझने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं जेम्स क्लियर की, जो जबरदस्त किताब है एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स, हाँ, बहुत सुना है इसके बारे में। जी। और खासतौर पर इसका जो आखिरी अध्याय है, चैप्टर 21, उसका नाम ही है द सीक्रेट टू रिजल्ट्स दैट लास्ट। मतलब स्थायी परिणाम पाने का रहस्य। आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। और ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तो मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी है मुझे लगता है, क्योंकि अक्सर तैयारी के दौरान ये सवाल मन में आता है कि यार रोज जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, छोटे छोटे टारगेट्स पूरे कर रहे हैं, क्या इसका वाकई कोई बड़ा असर होगा? बिल्कुल आता है ये सवाल, और ये चैप्टर इसी का जवाब देता है। ये बताता है कि कैसे वो निरंतरता, वो कंसिस्टेंसी ही असल में एक कुंजी है। डिसिप्लिन, फोकस, ये सब कैसे बनता है। तो आज की इस चर्चा से श्रोताओं को क्या समझने को मिलेगा, मतलब वो क्या लेके जाएंगे यहाँ से? देखिए, उम्मीद है कि चर्चा के एंड तक सब ये समझ पाएंगे कि क्यों ये छोटी आदतें, जिन्हें क्लियर एटॉमिक हैबिट्स कहते हैं, वो मिलकर इतना इतना बड़ा असाधारण नतीजा कैसे दे सकती हैं। और ये भी कि सफलता असल में किसी मंजिल का नाम नहीं, बल्कि एक सिस्टम का नाम है। और सबसे जरूरी कि व्यवहार परिवर्तन के जो नियम क्लियर बताते हैं, उनका इस्तेमाल करके यूपीएससी जैसे मुश्किल लक्ष्य को पाने के लिए एक अच्छा सिस्टम कैसे बनाया जा सकता है। बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने शुरू में एक पुराने विचार का जिक्र किया था, सोराइटिस पैराडॉक्स। ये क्या है, थोड़ा बताएं इसके बारे में। हाँ, सोराइटिस पैराडॉक्स। ये एक बड़ा मजेदार और गहरा सवाल है जो प्राचीन ग्रीस से आया है। अच्छा। सवाल यह है कि क्या रेत का एक कण, एक दाना ढेर बना सकता है? नहीं। जाहिर है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, 2 कण, 10 कण, 50 कण नहीं, वो भी ढेर नहीं बनाते। लेकिन अगर हम एक एक करके कण डालते जाएं, तो किस पॉइंट पर, किस कण के बाद हम कहेंगे कि हाँ, अब ये ढेर बन गया है। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। कोई एक फिक्स्ड पॉइंट तो नहीं बता सकते शायद। एग्जैक्टली। कोई एक कण अचानक से ढेर नहीं बना देता, लेकिन जब वो कण जमा होते रहते हैं लगातार, तो एक स्थिति ऐसी आती है जब मानना पड़ता है कि हाँ, ये ढेर है। ये पैराडॉक्स यही दिखाता है कि एक अकेला छोटा कदम अपने आप में शायद महत्वहीन लगे, पर जब उसे बार बार लगातार दोहराया जाता है, तो उसका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है, जो सामूहिक प्रभाव होता है, वो बहुत बड़ा होता है। अच्छा, तो मतलब जैसे यूपीएससी की तैयारी में रोज मान लीजिए सिर्फ 15 मिनट हमने रिवीजन किया, या कोई एक बहुत छोटा सा टॉपिक समझा, तो उस एक दिन शायद लगे कि अरे इससे क्या होगा, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही लगता है शुरू में। लेकिन जब यही काम रोज हो रहा है, हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने, पूरे साल, तब तब उसका असर शायद दिखने लगता है। ये छोटे छोटे कदम ही मिलकर वो बड़ा पहाड़ बना देते हैं, है ना? सोराइटिस पैराडॉक्स यही समझाता है। आपने बिल्कुल सही समझा। एग्जैक्टली। और यही एटॉमिक हैबिट्स की बुनियाद है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदत बदलने का असली लक्ष्य कोई एक दिन में 1% बेहतर हो जाना नहीं है, वो तो बस एक शुरुआत है। तो फिर असली लक्ष्य क्या है? असली लक्ष्य है ऐसे हजारों छोटे छोटे सुधार करना। ये जो छोटी हैबिट्स हैं, क्लियर इन्हें एटॉमिक हैबिट्स कहते हैं। एटॉमिक क्यों? क्योंकि ये किसी बड़े सिस्टम की सबसे मौलिक, सबसे फंडामेंटल इकाई हैं, जैसे पदार्थ का एटम होता है। अच्छा, एटॉमिक हैबिट्स सिस्टम की मौलिक इकाई। हाँ, और यही छोटी छोटी एटॉमिक हैबिट्स मिलकर एक मजबूत, एक शक्तिशाली सिस्टम बनाती हैं। लेकिन एक दिक्कत है, आपने कहा और मैंने महसूस भी किया है कि शुरू में ये इतने छोटे लगते हैं, इतने महत्वहीन, कि इनका असर महसूस ही नहीं होता। लगता है कुछ बदल ही नहीं रहा। ऐसा क्यों होता है? ये बहुत आम अनुभव है, और इसका कारण है मौजूदा सिस्टम का वजन, द वेट ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम। क्लियर। इसे ऐसे समझाते हैं, सोचिए एक तराजू है। तराजू, हाँ। और एक पल्ले पर आपकी पुरानी आदतें, आपकी पुरानी व्यवस्था या जो भी रुकावटें हैं, उनका भारी वजन रखा है। अब आप दूसरी तरफ एक छोटा सा सकारात्मक बदलाव करते हैं। मान लीजिए रोज 10 मिनट जल्दी उठना या एक पेज पढ़ना। ये उस रेत के कण जैसा है। हाँ। आप उसे तराजू के सकारात्मक पल्ले पर डालते हैं, क्या होता है? कुछ नहीं, मतलब पल्ला हिलता भी नहीं शायद। वो पुरानी आदतों वाला पल्ला इतना भारी है। बिल्कुल, पल्ला तुरंत नहीं झुकता, और यहीं पर लोग हिम्मत हार जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत बेकार जा रही है, कोई फायदा नहीं हो रहा। हाँ, ये
ये बहुत निराशाजनक हो सकता है, हम्म, डीमोटिवेटिंग। लगता है कि कोशिश करना ही छोड़ दें। सही कहा। लेकिन बहुत ज़रूरी है। अगर आप टिके रहते हैं, अगर आप रोज़ वो छोटा सुधार और रेत का कण डालते रहते हैं, एक और दिन, फिर एक और दिन, तो धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे शायद वो कण जमा होते जाते हैं, सकारात्मक पड़ने पर वजन बढ़ता जाता है। एग्जैक्टली धीरे धीरे परत दर परत, लेयर बाय लेयर वो छोटे सुधार जमा होते हैं और फिर एक टिपिंग पॉइंट आता है। हम्म, एक ऐसा मोड़ आता है जब तराजू का पल्ला अचानक या धीरे धीरे ही सही आपकी तरफ झुकने लगता है। अच्छा। वो टिपिंग पॉइंट। हम्म, और जब वो टिपिंग पॉइंट आता है तब चीजें बदलने लगती हैं। तब वो अच्छी आदतें जो पहले मुश्किल लगती थी वो आसान लगने लगती हैं। क्यों? क्योंकि अब सिस्टम का वजन, द वेट ऑफ द सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है, आपके खिलाफ नहीं। वाह। ये बहुत पावरफुल आइडिया है। मतलब सिस्टम का वजन हमारे पक्ष में काम करने लगता है। जी, यूपीएससी के संदर्भ में सोचिए, रोज लगातार कुछ घंटे पढ़ना शुरू में मुश्किल लगता है, सिलेबस पहाड़ जैसा लगता है, लेकिन आप लगे रहते हैं, धीरे धीरे चैप्टर्स खत्म होते हैं, सिलेबस कवर होता है। कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। हाँ, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर रिवीजन करना आसान लगने लगता है, मॉक टेस्ट में स्कोर सुधरने लगता है। ये सब क्या है? ये वही टिपिंग पॉइंट के बाद का असर है। अब आपका स्टडी सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है। ये तराजू वाली एनोलॉजी और टिपिंग पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट ये बहुत अच्छे से समझाता है कि क्यों लगे रहना जरूरी है, भले ही शुरू में रिजल्ट न दिखे। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा एक और अहम विचार है जो क्लियर बताते हैं कि सफलता असल में है क्या। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफलता एक मंजिल है, एक लक्ष्य है। हाँ, जैसे यूपीएससी क्लियर करना एक लक्ष्य है। हाँ बिल्कुल, लेकिन क्लियर कहते हैं कि ये सोच थोड़ी अधूरी है। सफलता कोई फिनिश लाइन नहीं है जिसे बस एक बार पार करना है। तो फिर क्या है? सफलता उनके अनुसार सुधारने के लिए एक सिस्टम है, अ सिस्टम टू इम्प्रूव। ये निखारने के लिए एक अंतहीन प्रक्रिया है। एन एंडलेस प्रोसेस टू रिफाइन। अच्छा। एक सिस्टम, एक प्रक्रिया, मंजिल नहीं। हाँ, और यहीं पर जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं उनका राज छिपा होता है। किताब में कई उदाहरण हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, बड़े कलाकार, बिजनेस लीडर्स, डॉक्टर्स, कॉमेडियंस, अलग अलग फील्ड के लोग। हाँ है। इन सब में कॉमन क्या है? इन सब ने अलग अलग परिस्थितियों में सफलता कैसे पाई? एक ही तरीके से, छोटे, बिल्कुल छोटे, टाइनी, टिकाऊ मतलब सस्टेनेबल, और निरंतर, अनरिलेंटिंग, सुधारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से। कमिटमेंट। टाइनी, सस्टेनेबल, अनरिलेंटिंग, ये 3 शब्द। हाँ। इन पर ध्यान दीजिएगा। टाइनी मतलब इतने छोटे कि रोज किए जा सकें, सस्टेनेबल मतलब जिन्हें लंबे समय तक निभाया जा सके, बर्नआउट न हो, और अनरिलेंटिंग मतलब बिना रुके लगातार। उनका फोकस इस प्रक्रिया पर होता है, इस सिस्टम को बेहतर बनाने पर होता है, सिर्फ आखिरी परिणाम पर नहीं। यूपीएससी टॉपर्स की कहानियों में भी अक्सर यही सुनने को मिलता है। वो कंसिस्टेंसी और रोज की छोटी छोटी मेहनत पर बहुत जोर देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो जानते हैं कि ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ये एक सिस्टम बनाने का खेल है। और इसी से जुड़ी है वो बात जो शायद कई एस्पिरेंट्स को एक तरह से राहत देगी। कौन सी बात? क्लियर चैप्टर 1 में ही ये कहते हैं, और ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। इफ यू आर हैविंग ट्रबल चेंजिंग योर हैबिट्स, द प्रॉब्लम इजंट यू, द प्रॉब्लम इज योर सिस्टम। अगर आपको अपनी आदतें बदलने में मुश्किल हो रही है तो समस्या आप में नहीं है, समस्या आपके सिस्टम में है। हाँ, इसे फिर से सुनिए। द प्रॉब्लम इजंट यू, द प्रॉब्लम इज योर सिस्टम। वो आगे कहते हैं, बैड हैबिट्स रिपीट देमसेल्व्स अगेन एंड अगेन, नॉट बिकॉज यू डोंट वांट टू चेंज, बट बिकॉज यू हैव द रॉन्ग सिस्टम फॉर चेंज। मतलब बुरी आदतें बार बार इसलिए नहीं होती कि आप बदलना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि आपके पास बदलने का गलत सिस्टम है। एग्जैक्टली। ये जानना कितना एम्पावरिंग है सोचिए। अक्सर लोग जब असफल होते हैं, जैसे पढ़ने बैठते हैं पर पढ़ नहीं पाते या प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, तो वो खुद को दोष देने लगते हैं। मेरी इच्छा शक्ति कमजोर है, मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, वगैरह वगैरह। हाँ बिल्कुल, सेल्फ ब्लेम बहुत होता है। लेकिन क्लियर कह रहे हैं कि शायद प्रॉब्लम आप में है ही नहीं, प्रॉब्लम उस तरीके में है, उस सिस्टम में है जिसे आप फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपका स्टडी एनवायरनमेंट ठीक ना हो, या आपके लक्ष्य बहुत बड़े और डरावने हो, या आपको तुरंत कोई फीडबैक या रिवॉर्ड ना मिल रहा हो। मतलब आपके सिस्टम में कोई डिजाइन फ्लॉ हो सकता है। तो फोकस खुद को कोसने पर नहीं, बल्कि सिस्टम को समझने और उसे ठीक करने पर होना चाहिए। 100% सिस्टम को एनालाइज करना है, देखना है कि कहाँ गड़बड़ है, और यहीं पर वो 4 नियम आते हैं जिनकी मदद से हम एक बेहतर सिस्टम बना सकते हैं। द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। हाँ, ये 4 नियम, ये क्या है? ये बेसिकली आदतें बनाने और तोड़ने के लिए, या यूं कहें कि एक अच्छा सिस्टम डिजाइन करने के लिए 4 बहुत ही प्रैक्टिकल टूल्स या स्ट्रैटेजीज हैं।
क्लियर ने इन्हें बिहेवियर चेंज के 4 नियमों का नाम दिया है। ओके, तो पहला नियम क्या है? पहला नियम है मेक इट ऑब्वियस, यानी स्पष्ट बनाएं। इसका मतलब है कि जो अच्छी आदत आप डालना चाहते हैं उसको करने का जो संकेत है, जो क्यू या रिमाइंडर है, वो एकदम साफ, एकदम सामने होना चाहिए, ताकि आपको याद आए कि हाँ, ये करना है। अच्छा, मेक इट ऑब्वियस। जैसे यूपीएससी के लिए इसका क्या मतलब होगा? जैसे अपना स्टडी स्पेस बिल्कुल साफ सुथरा रखना और वहां सिर्फ पढ़ाई की चीजें रखना, फालतू का क्लटर हटा देना, या अपना टाइम टेबल ऐसी जगह लगाना जहां वो बार बार नजर आए, या रात को सोने से पहले ही अगले दिन जो पढ़ना है उसकी किताबें और नोट्स टेबल पर निकाल कर रख लेना। ये सब क्या कर रहा है? ये उस आदत की क्यू को ऑब्वियस बना रहा है। समझ गई। मतलब माहौल ऐसा बनाना कि आदत डालना आसान हो जाए, याद रहे। ओके, दूसरा नियम। दूसरा नियम है मेक इट अट्रैक्टिव, यानी आकर्षक बनाएं। इसका मतलब है कि उस आदत को शुरू करने की इच्छा जगनी चाहिए, वो बोरिंग या बोझल नहीं लगनी चाहिए। ये थोड़ा मुश्किल लगता है। पढ़ाई को आकर्षक कैसे बनाए? वो तो अक्सर बोरिंग ही लगती है। हाँ, ये चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन तरीके हैं। जैसे आप अपनी पसंद के स्टडी मटेरियल या पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी मुश्किल विषय को किसी दोस्त के साथ मिलकर डिस्कस करके पढ़ सकते हैं। ग्रुप स्टडी से वो थोड़ा इंटरैक्टिव और आकर्षक बन सकता है। हाँ, ये हो सकता है। या फिर आप टेम्पटेशन बंडलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कोई ऐसी चीज जो आप करना चाहते हैं, जैसे अपना पसंदीदा गाना सुनना या कोई वेब सीरीज का एपिसोड देखना, उसे किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ देना जो आपको करनी चाहिए, जैसे 1 घंटा रिवीजन करना। मतलब रिवीजन करने के बाद ही वो एपिसोड देखेंगे, तो रिवीजन थोड़ा अट्रैक्टिव बन जाता है। टेम्पटेशन बंडलिंग अच्छा आइडिया है। मतलब एक जरूरत वाली आदत को एक चाहत वाली आदत से जोड़ देना। ठीक है, मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव। तीसरा नियम है मेक इट ईजी, यानी आसान बनाएं। आदत को करने में जो एफर्ट लगता है, जो फ्रिक्शन या रुकावट होती है, उसे कम से कम करना है। इंसान का स्वभाव है कि वो आसान रास्ता चुनता है। हाँ, ये तो है। तो आसान कैसे बनाए पढ़ाई जैसी चीज को? कई तरीके हैं, जैसे बड़े सिलेबस या बड़े चैप्टर को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ देना, एक बार में एक छोटा हिस्सा टारगेट करना। इससे वो काम कब डरावना लगता है। हाँ, छोटे स्टेप्स। हाँ, और सबसे पावरफुल है शायद 2 मिनट रूल। क्लियर कहते हैं कि कोई भी नई आदत शुरू करते वक्त उसे सिर्फ 2 मिनट के लिए करें, बस। सिर्फ 2 मिनट? उससे क्या होगा? होगा, क्योंकि अक्सर सबसे मुश्किल काम होता है शुरू करना, इनर्शिया तोड़ना। अगर आप तय करें कि रोज बस 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे, या 2 मिनट के लिए किताब खोलकर बैठेंगे, या 2 मिनट नोट्स लिखेंगे, तो शुरू करना बहुत आसान हो जाता है। और अक्सर होता यह है कि वो 2 मिनट कब 10 मिनट या 20 मिनट बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता। मोमेंटम बन जाता है। वाह, ये 2 मिनट रूल तो कमाल का लग रहा है। मतलब शुरुआत की बाधा को एकदम छोटा कर देना। मेक इट इजी। ओके, और चौथा नियम? चौथा और आखिरी नियम है मेक इट सैटिस्फाइंग, यानी संतोषजनक बनाएं। आदत को पूरा करने के बाद तुरंत कुछ अच्छा महसूस होना चाहिए, कुछ संतोष मिलना चाहिए, ताकि हमारा दिमाग उस आदत को दोहराना चाहे। तुरंत? पर लेकिन पढ़ाई जैसी चीज का फायदा तो बहुत बाद में मिलता है। तुरंत संतोष कैसे मिलेगा? यही तो ट्रिक है। हमें कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे तुरंत ग्रेटिफिकेशन मिले, जैसे अपना प्रोग्रेस ट्रैक करना, एक हैबिट ट्रैकर इस्तेमाल करना, और हर रोज जब आप अपना टारगेट पूरा करें तो उस पर टिक लगाएं। वो टिक लगाने का जो एक्शन है वो अपने आप में सेटिस्फाइंग होता है। हाँ, वो होता है। वो देखकर अच्छा लगता है कि देखो मैंने इतने दिन लगातार ये काम किया। बिल्कुल। या फिर आप हर हफ्ते अपने पूरे किए गए चैप्टर्स की लिस्ट बना सकते हैं, या मॉक टेस्ट में अपने इंप्रूवमेंट को देख सकते हैं, या छोटे छोटे लक्ष्य पूरे होने पर खुद को कोई छोटा सा रिवॉर्ड दे सकते हैं, जैसे 15 मिनट का ब्रेक या अपनी पसंद की कॉफी पीना। जरूरी यह है कि दिमाग को तुरंत सिग्नल मिले कि हाँ, ये करने से कुछ अच्छा हुआ। मेक इट सैटिस्फाइंग, तुरंत फीडबैक या रिवॉर्ड। ठीक है, तो ये 4 नियम हो गए। मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट इजी और मेक इट सैटिस्फाइंग। ये अच्छी आदतें बनाने के लिए। हाँ, और बुरी आदतों को छोड़ने के लिए इन्हीं का उल्टा करना है। मेक इट इनविजिबल, अदृश्य बनाएं। मेक इट अनअट्रैक्टिव, अनाकर्षक बनाएं। मेक इट हार्ड, मुश्किल बनाएं। और मेक इट अनसैटिस्फाइंग, असंतोषजनक बनाएं। अच्छा, उल्टा जैसे अगर फोन से बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है तो पढ़ाई करते वक्त फोन को दूसरे कमरे में रख दें या ऑफ कर दें। ये क्या हुआ? आपने उसे इनविजिबल और हार्ड टू एक्सेस बना दिया। हाँ। या अगर जंक फूड खाने की आदत छोड़नी है तो घर में उसे रखना ही बंद कर दें, इनविजिबल हार्ड।
और सोचिए कि उसे खाने से आपकी हेल्थ पर क्या बुरा असर पड़ेगा। अनअट्रैक्टिव, अनसैटिस्फाइंग, समझ गई। तो ये 4 नियम एक तरह से एक पूरा स्पेक्ट्रम कवर करते हैं। अच्छी आदतों को एक तरफ, ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी, सैटिस्फाइंग, और बुरी आदतों को दूसरी तरफ, इनविजिबल, अनअट्रैक्टिव, हार्ड, अनसैटिस्फाइंग, धकेलना है। बिल्कुल सही। ये एक फ्रेमवर्क है जिससे आप अपने व्यवहार को, अपनी आदतों को डिजाइन कर सकते हैं। और ये कोई एक बार का काम तो है नहीं, मतलब एक बार सिस्टम बना दिया और हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर अगला कॉन्सेप्ट आता है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, निरंतर सुधार। क्लियर कहते हैं कि इसकी कोई फिनिश लाइन नहीं है, कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है कि बस अब सब ठीक हो गया। मतलब ये चलता रहेगा। हाँ, ये एक सतत प्रक्रिया है। जीवन बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, चुनौतियां बदलती हैं, तो हमें अपने सिस्टम को भी लगातार देखते रहना होगा, उसे सुधारते रहना होगा। जब भी आपको लगे कि कहीं कोई रुकावट आ रही है, कोई बॉटलनेक है, तो आप इन्हीं 4 नियमों को फिर से देखिए। अच्छा। क्या मैं इसे और ऑब्वियस बना सकता हूं? क्या मैं इसे और अट्रैक्टिव बना सकता हूं? क्या इसे और इजी करने का कोई तरीका है? क्या इसे और सैटिस्फाइंग बनाया जा सकता है? राउंड एंड राउंड, हमेशा 1% बेहतर होने का अगला तरीका खोजते रहना है। हमेशा 1% बेहतर। ये सुनने में छोटा लगता है, पर शायद यही असली मंत्र है। बिल्कुल। और ये हमें लाता है इस चैप्टर के और शायद पूरी किताब के सबसे महत्वपूर्ण संदेश पर। स्थायी परिणामों का असली रहस्य क्या है? हाँ, क्या है वो रहस्य? रहस्य बहुत सीधा सा है पर गहरा है। किताब कहती है, द सीक्रेट टू गेटिंग रिजल्ट्स दैट लास्ट इज टू नेवर स्टॉप मेकिंग इंप्रूवमेंट्स। स्थायी परिणाम पाने का रहस्य है सुधार करना कभी बंद न करना। नेवर स्टॉप मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स, सुधार करना कभी बंद न करना। हाँ, और इसके पीछे जो शक्ति काम करती है वो है कंपाउंडिंग की शक्ति। यही है एटॉमिक हैबिट्स की असली ताकत। क्लियर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, स्मॉल हैबिट्स डोंट एड अप, दे कंपाउंड। छोटी आदतें सिर्फ जुड़ती नहीं है, वे कंपाउंड होती हैं। कंपाउंड मतलब जैसे चक्रवृद्धि ब्याज। एग्जैक्टली, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, वैसे ही छोटी आदतों का असर भी समय के साथ गुणा होता जाता है। ये सिर्फ जुड़ता नहीं है 1 + 1 + 1 = 3, ये गुणा होता है 1 × 1.01 × 1.01 × 1.01। अच्छा। रोज सिर्फ 1% बेहतर होने का मतलब सोचिए, साल में 365 दिन होते हैं। अगर आप रोज 1% बेहतर होते हैं तो साल के अंत में आप सिर्फ 365% या 3.65 गुना बेहतर नहीं होते, आप लगभग 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। 1.01 की पावर 365, यह है कंपाउंडिंग। 37 गुना, वाओ, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। और यही ज्ञान के साथ होता है। रोज थोड़ा पढ़ना, रोज कुछ नया सीखना, ये ज्ञान सिर्फ जुड़ता नहीं, ये कंपाउंड होता है। एक कॉन्सेप्ट दूसरे से जुड़ता है, आपकी समझ गहरी होती है, आप चीजों को बेहतर तरीके से एनालाइज कर पाते हैं। हाँ, जैसे रोज 5 नए शब्द सीखना, साल भर में 1800 से ज्यादा शब्द, ये आपकी लिखने की, बोलने की, समझने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। बिल्कुल, यही बिजनेस में होता है, आपकी फिजिकल हेल्थ में होता है, आपके रिश्तों में होता है। छोटी लगातार की गई कोशिशें समय के साथ कंपाउंड होकर असाधारण नतीजे देती हैं। यही एटॉमिक हैबिट्स की शक्ति है। तो मतलब वो जो शुरू में निराशा होती है कि छोटे कदम से क्या होगा, वो इसलिए होती है क्योंकि हम कंपाउंडिंग के असर को देख नहीं पाते या उस पर यकीन नहीं करते। सही कहा। हम अक्सर लीनियर सोचते हैं, हमें लगता है कि जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट मिलेगा, लेकिन कंपाउंडिंग नॉन लीनियर है। शुरू में असर धीमा होता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो तेजी से बढ़ता है, जे कर्व की तरह। जे कर्व। तो धैर्य रखना और प्रोसेस पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। यकीन रखना कि ये छोटे कदम, ये एटॉमिक हैबिट्स, ये कंपाउंड हो रही हैं और अंत में नतीजा असाधारण होगा। टाइनी चेंजेस, रिमार्केबल रिजल्ट्स, छोटे बदलाव, असाधारण परिणाम। यही पूरी किताब का सार है। टाइनी चेंजेस, रिमार्केबल रिजल्ट्स। ये वाकई बहुत ही प्रेरणादायक और प्रैक्टिकल है। मुझे लगता है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तो ये जानना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। तो चलिए, जो मुख्य बातें हमने आज डिस्कस की उन्हें एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं, एक तरह से ऑडियो बुलेट पॉइंट्स। हाँ जरूर, ये अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले सोराइटिस पैराडॉक्स। हाँ, सोराइटिस पैराडॉक्स हमें सिखाता है कि लगातार छोटे छोटे कदम जिन्हें हम नजरअंदाज कर सकते हैं, वो मिलकर बहुत बड़ा प्रभाव पैदा करते हैं। कंसिस्टेंसी इज की। फिर एटॉमिक हैबिट्स और छोटे सुधार। एटॉमिक हैबिट्स,
असली सफलता का राज बड़े झटकों या अचानक बदलाव में नहीं, बल्कि उन छोटे मौलिक लगातार किए जाने वाले सुधारों में है। ये किसी भी अच्छे सिस्टम की बुनियाद है। शुरू में असर नहीं दिखता, पर टिपिंग पॉइंट के बाद सिस्टम आपके लिए काम करता है। और सफलता की परिभाषा? सफलता एक मंजिल नहीं, बल्कि सुधारने लायक एक सिस्टम है, एक अंतहीन प्रक्रिया है। टॉप परफॉर्मर्स इसी प्रक्रिया पर फोकस करते हैं। और वो सबसे राहत देने वाली बात, सिस्टम ही समाधान है या प्रॉब्लम। अगर आदतें बदलने में मुश्किल आ रही है तो शायद प्रॉब्लम आप में नहीं, आपके सिस्टम में है। खुद को दोष देने की बजाय सिस्टम को एनालाइज करें और उसे बदलें। फिर आते हैं वो 4 नियम। व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम अच्छी आदतें बनाने के लिए। उन्हें स्पष्ट, मेक इट ऑब्वियस, आकर्षक, मेक इट अट्रैक्टिव, आसान, मेक इट इजी, और संतोषकारक, मेक इट सैटिस्फाइंग बनाएं। और बुरी आदतों के लिए? ठीक इसका उल्टा करें। उन्हें अदृश्य, इनविजिबल, अनाकर्षक, अनअट्रैक्टिव, मुश्किल, हार्ड और असंतोषजनक, अनसैटिस्फाइंग बनाएं। और ये सब एक निरंतर प्रक्रिया है। बिल्कुल, निरंतर सुधार और कंपाउंडिंग। स्थायी परिणाम चाहिए तो सुधार करना कभी बंद न करें। और याद रखें, छोटी आदतें सिर्फ जुड़ती नहीं, वो कंपाउंड होती हैं। यही उनकी असली विस्फोटक शक्ति है। टाइनी चेंजेस, रिमार्केबल रिजल्ट्स। बहुत बढ़िया, ये सारे पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हाँ, और मेरा सुझाव है कि इन विचारों को और गहराई से समझने के लिए इस चर्चा को शायद एक बार और सुनें। हो सके तो नोट्स बनाएं। सोचें कि आप इन सिद्धांतों को अपनी यूपीएससी तैयारी में या जीवन के किसी और क्षेत्र में कैसे लागू कर सकते हैं। बिल्कुल, ये सिद्धांत सिर्फ यूपीएससी की तैयारी तक ही सीमित नहीं है। ये जीवन के हर पहलू में अनुशासन, धैर्य, निरंतरता बनाने में मदद कर सकते हैं। ये आपको लॉन्ग टर्म सोचने और उसके अनुसार काम करने की क्षमता देते हैं। सही कहा, ये एक लाइफ स्किल है। तो अगर आज का ये विस्तृत विश्लेषण, ये गहरी चर्चा आपको उपयोगी लगी, आपको पसंद आई, तो हमारे YouTube चैनल सुन लो यूपीएससी को जरूर लाइक करें। हाँ, और अपने दोस्तों के साथ जो शायद इसी तरह की चुनौतियों से जूझ रहे हों, उनके साथ इसे शेयर भी करें। आपके क्या विचार हैं? क्या आपने एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी है? आप इन नियमों का कैसे इस्तेमाल करते हैं? अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, हमें पढ़कर अच्छा लगेगा। और हाँ, अगर अभी तक नहीं किया है तो सुन लो यूपीएससी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वो बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि भविष्य में जब भी हम ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस लेकर आएं तो आपको तुरंत पता चल जाए। भविष्य में ऐसे ही और विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए।